नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सेट की आंसर की हमारे सामने उपस्थित है। सेट की जो आंसर की है वो आ चुकी है और उसको अपने आज हल करेंगे। तो पहला भाग है, उसने कहा कि अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या समानता है। जिसने पहला प्रश्न है वो पूछा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या समानता होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो सकता है आपके आगे पीछे हो, क्योंकि इसका सीरियल है वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसका उत्तर है कि बी में देखें कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करना, यानी जिसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उनके अनुसार उनको सहायता प्रदान करेंगे तो वो अध्यापन प्रक्रिया में समानता होगी। दूसरा प्रश्न है कि एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसमें सही जो उत्तर है वह है ए, छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना। ये एक, वैसे काम तो सारे हैं लेकिन प्राथमिकता का जो कार्य है वो इसने बताया है, छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और मार्ग प्रदर्शित करना। तीसरा जो प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों का स्तर क्या है। जैसे इसने खाली स्थान छोड़ रखा है, पर एक आरेख तैयार करें, के घटक भागों की व्याख्या करें, की विशेषताओं का निष्कर्ष निकालें। तो इसका बी आंसर होगा विश्लेषण स्तर का। 4 नंबर है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली। शिक्षाविद थे, यानी कौन है जो शिक्षाविद थे जिन्होंने दुनिया को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को भार दिया। यानी ये पूछना चाहता है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली किसने दी थी। तो ये आपने खूब पढ़ा होगा कि फ्रोबेल थे, उन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली भारत को या दुनिया को उपलब्ध कराई। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रोबेल। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन चतुर्थांशों की सही सूची और अनुक्रम है। तो इसका मतलब इसको क्रम से रखना है कि श्याम के दिशा निर्देशन के अनुसार MOOC में 4 चतुर्थांश होने चाहिए। तो इनमें से सही क्रम इसका पूछा है, तो इसका आएगा ए ट्यूटोरियल वीडियो, एक टेक्स्ट स्वमूल्यांकन प्रशिक्षण, ऑनलाइन चर्चा मंच। तो ये इसका अनुक्रम होगा। छठा है कि UGC द्वारा नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार कितने प्रतिशत साहित्यिक चोरी की अनुमति है। तो जैसे कोई चीज़ करते हैं तो 10% या 10% साहित्यिक चोरी की जा सकती है। तो ये छठा प्रश्न है। सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। जाति वर्णन, व्यक्ति अध्ययन, संकेंद्रित समूह है, ये इनके उदाहरण नहीं है। सर्वेक्षण इसका उदाहरण है, गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। सॉरी, ये सारे हैं, सर्वेक्षण नहीं है। 8वां प्रश्न है कि सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके चुने गए और 15 से कम डेटा के लिए आप निम्न में से कौन सी अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो एक अप्राचलिक प्रशिक्षण है, उसका प्रयोग अपने करेंगे। 9वां प्रश्न है अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि SSPS है वो इसका उपयोगी नहीं है सॉफ्टवेयर में। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रकार से संबंधित नहीं है। तो ऊपर वाले सारे हैं, लेकिन अव्यक्तिक साक्षात्कार नहीं होता। व्यक्तिक साक्षात्कार होता है, संरचित होता है, असंरचित होता है, लेकिन अव्यक्तिक साक्षात्कार नहीं होता है।
फिर 11% से लेके 15% तक इस गद्यांश को पढ़ना था और उसके अंदर से आपको जवाब देने थे कि 11वां प्रश्न है, इस अनुच्छेद के लेखक भारतीय संस्कृति को यकी करना चाहते हैं। तो इसके पैराग्राफ के अनुसार है कि वो लेखक है वो पुनर्जीवित करना चाहते हैं। पर वो है, इस अनुच्छेद में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐश्वर्य का वैसे ही धन होता है, धन, तो इसके अनुसार बी धन। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है? तो ईश्वर में विश्वास की कमी है, ये इसका मुद्दा नहीं है। 14वां प्रश्न है कि गोएथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अनुच्छेद की इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका कहने का मतलब है सी नंबर है, लेखक शिक्षा में कला और संस्कृति के शिक्षण पर बल देता है, ये इसका सही उत्तर होगा। 15वां है, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अराष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि। तो इसमें सारे उत्तर दिए हुए हैं, उपयुक्त सभी आएंगे कि यह भारत के महान ऋषियों संतों के बारे में नहीं सिखाती है, यह भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती है, और यह भारत की प्राचीन भाषा और साहित्य के बारे में नहीं सिखाती है। तो इसका ये सभी उत्तर आएंगे। तो 11 से लेकर 15 तक इस पैराग्राफ में से आपको उत्तर देना था पढ़ के। 16वां है, एक सम्मेलन या एक बैठक या जहाँ तक कि एक मेला या जुलूस एक संचार घटना है। समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न संचार माध्यम है। फ़ोन, कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट संचार है। तो प्रौद्योगिकियाँ हैं, इसका उत्तर सी। 17वां है कि संचार में व्याख्या प्रक्रिया यानी समझने का प्रयास में होती है। तो ये है इसका रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। 18वां प्रश्न है, जो अधिक चिंता का विषय है वह है असंवेदनीकरण का प्रभाव है जो कार्यक्रमों, समाचारों, कार्टूनों में हिंसा के दृश्यों का बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। 19वां प्रश्न है, पर्यावरणीय तनाव, प्रतिस्पर्धी उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण है? तो पर्यावरणीय तनाव, प्रतिस्पर्धी उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव ये है शारीरिक बाधा के उदाहरण हैं। फिर 20वां प्रश्न है, इशारे, गुरगुराना और मुँह बनाना किसके उदाहरण हैं? तो गैरमौखिक संचार के हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 18, 24, 84, 294, 798। तो इसके बाद में बी नंबर आएगा 1788। 22वां प्रश्न है, वो श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और उसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च किए। फिर श्याम ने इसे रोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो लाभ हानि का प्रश्न है ये। रोहन ने उसे रुद्र को 10% की हानि से बेच दिया। रुद्र ने आखिरकार उसे 12,100 रुपये में 10% लाभ पर बेच दिया। श्याम ने पुरानी होंडा बाइक के कितने भुगतान किया था? यानी शुरुआत में जिस श्याम ने खरीदा था 1500 रुपये का खर्च करके बेचा था, तो वो कह रहा है कि कितनी कीमत हो सकती है? तो इसका बी उत्तर आएगा 8685 रुपये में इसने खरीदी थी। 3 एथलीट्स PQR एक ही बिंदु पर है। P एक बिंदु से 40 मीटर की गति से दौड़ना शुरू करता है। 5 मिनट के बाद QP के पीछे 50 मीटर की गति से दौड़ना शुरू करता है। साथ ही R भी P के पीछे 60 मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। P को पकड़ने पर R ने कितनी दूरी तय की? तो उससे कह रहा है कि 600 मीटर की दूरी उसने तय की है। 24वां प्रश्न है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल डाले गए मतों का 82% प्राप्त हुआ है और उसने 3840 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया जाता तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी? तो ये कह रहे हैं कि 24 में उत्तर आएगा 6000। 25 में आपको ये बताना था कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि x गुना y का अर्थ है x, y x की माँ है।
वाई प्लस वाई का एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है। तो एक्स बट्टा वाई का अर्थ है एक्स वाई एक्स का पिता है। तो निम्न विधि में किसका उचित रूप से अर्थ है कि पी क्यू का पोता है। तो इनमें से कोई नहीं है, ये तो इसका आएगा। 26वां प्रश्न है वाक्य और आधार लघु आधार वाक्य निष्कर्ष प्रश्न है कि कोई भी वर्ग आयत नहीं है। तर्क पर विचार करें। सभी फिर लघु आधार वाक्य है, मुख्य इसका आधार है कि कोई भी वर्ग आयत नहीं है। लघु आधार वाक्य के सभी आयत वर्त है। तो निष्कर्ष है कि कुछ वर्त वर्ग नहीं है। तो इसका उत्तर है वो ई ओ इसका उत्तर आएगा। 27 में आपको बताना था कि वह सादृश्य चुने जो प्रदान किए गए उदाहरण से सबसे अच्छा मेल खाता हो। कालिक मेला, उसी प्रकार वर्षा है वो उत्तर बतर इसके एकदम मेल खाता है। 28वां प्रश्न है कि आपको कथन है इसका निष्कर्ष के हिसाब से आपको उत्तर देना था। तो इसमें बी आएगा, केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं, यानी कुल कुछ लेखक उत्तर हैं और चौथा है कुछ कवि उत्तर है। तो ये इसका अनुसरण कर रहा है। 29वां प्रश्न है दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू घोंपते हैं, इसलिए सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिए गए तर्क में कौन सी भ्रांति है? तो दुर्घटना का भ्रम है। 30वां प्रश्न है कि न्याय प्रणाली के अनुसार सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सी उत्तर आएगा, केवल बी, सी और डी। बी मतलब यह व्यक्ति के वर्गों के बीच संबंध व्यक्त करता है। सी है इसे दो चीज़ों के बीच मौजूद कहा जा सकता है यदि वे कारण और प्रभाव के रूप में संबंधित है। और डी इसका उत्तर है कि इसे दो चीज़ों के बीच अस्तित्व में कहा जा सकता है यदि वे प्रजातियों के वश के रूप में संबंधित है। 31 से 35 है वो सारणी में देख के उसको आपको बताना था, समय, ब्याज और मूलधन के रूप में। तो 31वां कि यदि अमर और चिराग द्वारा प्राप्त ब्याज दर 2:3 के अनुपात में है तो चिराग द्वारा निवेश की गई राशि समान ब्याज दर से लगभग कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो कह रहा है 22.22। 32वां प्रश्न है कि यदि एकता और ब्रजेश द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 420 है और एकता ने ब्रजेश द्वारा निवेश की गई अवधि में से दोगुनी अवधि के लिए अपना पैसा निवेश किया है, तो एकता को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो 2960 डी इसका उत्तर आएगा। 33 में कि यदि चिराग द्वारा प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश की गई राशि से दोगुनी है तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह उसी राशि को 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज में निवेश करता है। तो ये कह रहा है कि 2322.62 इसका उत्तर आएगा। 34 है यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है तो ज्ञात कीजिए कि यदि उसने समान वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया होता तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलता। तो इसका उत्तर है से 60 रुपये प्राप्त होता। 35वां है कि यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज दिव्य द्वारा प्राप्त ब्याज से 240 रुपये अधिक है और फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज की दर अमर द्वारा प्राप्त ब्याज की दर से 2% अधिक है तो दिव्य द्वारा गणना किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 4% होगा। 36वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन QR कोड के बारे में सही है? तो इसमें केवल दूसरा है वो सही है, ये एक द्विमीय बार कोड है। 37वें वीडियोग्राफिंग में आमतौर पर किस वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है? तो H.264 पर इसका उपयोग किया जाता है। 38वां प्रश्न है कि उच्च शिक्षा में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रोबोटिक्स
रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देता है। तो ई यंत्र है वो उच्च शिक्षा में भारत सरकार द्वारा एक डिजिटल पहल की गई है। 39वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF क्या है? तो ये भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए कार्यप्रणाली है। NIRF क्या है? तो ये कोई भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक कार्यप्रणाली है। 40वां प्रश्न है किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है संगठन को स्थापित करने के लिए। 41वां प्रश्न है कि किस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र लागू किया गया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको लागू किया गया है। 42वां प्रश्न है कि प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट दर्शाता है वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मीट्रिक टन में कमी, ये वो दर्शाता है। 43वां प्रश्न है फसलों को उनके जल पद चिन्ह के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गेहूँ, चावल और कॉफ़ी, ये इसका उत्तर होगा। 44वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग समता के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम CH4 के बराबर है? तो 25 के बराबर। 45वां प्रश्न है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, तो कितने देशों के प्रतिनिधियों को पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया था? तो 179 देशों के प्रतिनिधियों को पर्यावरण पर मानव सामाजिक आर्थिक गतिविधि के प्रभाव में चर्चा लाने के लिए साथ में एक साथ लाए थे। भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राजनीति का प्रश्न था। तो राज्य के माननीय राज्यपाल द्वारा राजस्थान अधिकांश राज्यों में है वो विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में भारत में ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन सा है? तो 1, 2 और 4। 1 मतलब दीक्षा, 2 का मतलब स्वयं और 4 का मतलब स्वयं प्रभा, ये ऑनलाइन शिक्षण मंच प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान के सभी 48वां प्रश्न देखो, ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के किसी भी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये सभी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। NCERT है या NCET है, UGC है, AICTE है, सभी भूमिका निभाती है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित था? तो पता है नालंदा वल्लभी विक्रमशिला है भारत में है, लेकिन तक्षशिला है वो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। NEP 2020 ने किस पर जोर दिया? तो ये नई शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछा है। तो इसमें सभी पर बल दिया गया है कि सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में शुरू करना, प्राचीन ज्ञान प्रणाली को पुनर्जीवित करना, सभी कॉलेजों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करना, ये नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। फिर अपना आता है हिंदी के प्रश्न। 50 प्रश्न है वो जीके के रूप में थे और आगे 100 प्रश्न है वो हिंदी के हैं। तो मेन अपना जो था वो हिंदी का ही है। तो हिंदी में कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो पौराणिकता है वो अभिलक्षण भाषा का नहीं है। भाषा यात्रिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ये किसका कथन है? तो ये भाषा है वो महत्वपूर्ण काम किया है भोलानाथ तिवारी ने। तो ये भाषा से संबंधित इनकी परिभाषा इनका महत्वपूर्ण कथन है। इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? तो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थोदय, ये सारे हैं वो अर्थ परिवर्तन की दिशा है। उक्षिप्त
व्यंजन कौन सा माना जाता है? तो है वो माना जाता है। दंतोष्ट व्यंजन कौन से हैं? दंतोष्ट, तो वह और है वो दंतोष्ट माने जाते हैं। फिर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इसका दूसरा प्रश्न है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो भोलानाथ तिवारी ने रचना के आधार पर वाक्य के 4 भेद माने हैं। वह आया होगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो आया होगा, तो आया होगा मतलब संदेह सूचक इसमें प्रकार है वाक्य का। 58वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई? तो वामन का है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तो वामन की ही रीति सिद्धांत है, तो इस सूत्रवृत्ति में से है। रस गंगाधर के रचनाकार है वो जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ है रस गंगाधर के रचनाकार। 60वां प्रश्न है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार परिचयते, तो ये दंडी की परिभाषा है, उन्हें खूब पढ़ी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? तो गीतावली, कवितावली, विभिन्न पत्रिका सारी ब्रजभाषा की है। पार्वती मंगल है, ये अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास की रचना है। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? तो प्लेटो है वो दार्शनिक थे। पेरिप्पस के रचनाकार कौन है? तो लोजाइन्स की ये रचना है। 64वां प्रश्न है कि तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, तो ये कोलेरिज की परिभाषा है, कोलेरिज की परिभाषा है। आगे व्याकरण का प्रश्न पूछा इसने कि इनमें अर्ध स्वर कौन से हैं? तो यह और वह, ये इसका उत्तर है यह और वह है, वो अर्ध स्वर माने जाते हैं हिंदी में। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत का समर्थक है वो राहुल शंकरदयाल ने किया था, खूब पढ़ा होगा आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। जिन कवियों ने कृष्ण गाथा को क्या कहा है? तो हरिवंश पुराण कहा है इन्होंने। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो चंदायन है, वो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। 73 प्रश्न है सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, तो तुलसीदास की पंक्ति है ये। कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं हैं वो बीचे के नाम से प्रसिद्ध है। लोग है लागी कवित बनावत मोही, तो मेरे कवित बनावत, तो ये घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं घनानंद की। लोग है लागी कवित बनावत मोही, तो मेरे कवित बनावत। विशिष्ट विषयिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तो तकनीकी अनुवाद इसकी विशेषता है। चीप की दावत कहानी है वो भीष्म सानी की, आपने खूब पढ़ी है। देश की आज़ादी के पूर्व व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? तो अमृतसर आ गया, तमस सिक्का बदल गया, ये इसमें देश की आज़ादी से पूर्व और पश्चात की दंगे हैं उनका चित्रण है, लेकिन डाक दरबारी है वो रचना अलग है। इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो शेख मोहम्मद है वो सूफी कवि नहीं है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बचन सिंह का। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो हनुमान बाहुक मानी जाती है तुलसीदास जी की अंतिम रचना। भाषा बोली न जाही जिसके कुल के दास, पंक्ति के कवि कौन है? तो केशवदास की है। बाद की खाल निकालने वाले कवियों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया, तो पंक्ति किस कहानी से पूछी है? तो ये इसके सिलेबस में है एक टोकरी भर मिट्टी, ये इस कहानी की पंक्तियाँ है ये। किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और बाखा को बहता नीर कहा था? तो ये कबीर जी ने कहा था। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य के बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, तो 1000 द्विवेदी जी का कथन नहीं है। अष्ट साहब की स्थापना किसने की? तो विठलनाथ ने की। रास पंचदाई है वो नंददास जी की रचना है। संतन को आश्री काम है वो कुमन दास को अकबर ने बुलाया था, तब ये कहा था कि संतन को कांसी क्री काम, ये अकबर के लिए आया है। घायल रीगत घायल जाना हिवड़ो अण संजोय, इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग है? तो ये राजस्थानी भाषा है। इन मुसलमान हरिजनों पर कोटिन हिंदुन बारिन,
ये भारतेंदु जी की उक्ति है। कवि कुलकलत्रु चिंतामणि की जी की रचना है। ऋतु काल को अलंकृत मध्य काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। दशानन की नाभि में अमृत था, तो यहाँ दशानन है तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि दशानन है वो रावण के लिए रूढ़ है, तो जितने भी रूढ़ शब्द है वो बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। अलप्राण तालुबे ध्वनि है तो जय। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो पूर्वी, इसमें 3 भाषा आती है, 3 उपभाषा आती है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी है वो पूर्वी हिंदी की है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा था। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, और कविता के नए प्रतिमान हैं तो वो अमर सिंह जी की रचना है। तो इन्होंने पूछा है नई कविता के प्रतिमान, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता से हुआ। शुरुआत में तो कलकत्ता से निकलते थे। श्रीधर पाठक किस काव्यधारा के कवि है? तो स्वच्छंदतावाद के कवि माने जाते हैं। मेरे नखपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? तो दिनकर जी की पंक्ति है, मेरे नखपति मेरे विशाल। जहाँ कारण के अभाव में कार्य होता है, तो पता है आपको विभावना, जहाँ पर कारण के अभाव में कार्य हो जाता है। निम्नलिखित में जो कौन सा लक्षण शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? तो व्यंग्यार्थ की झलक है तो वो तो व्यंजनम होगी, और सारे कारण है वो लक्षण के हैं, लेकिन व्यंग्यार्थ की झलक तो व्यंजना शब्द शक्ति में मिलती है। जहाँ लक्ष्मी के दय तो राजेंद्र यादव की रचना है। ओजगुण का कौन सा लक्षण सही है? तो कर्णकटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है ओजगुण में। आग का दरिया किसकी रचना है? तो कुर्तुल एन हैदर, ये आग का दरिया इनकी रचना है। विभाव अनुभव संचारी संगत निष्पत्ति। भरतमुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्टलोल के अनुसार क्या अर्थ था? तो उन्होंने उत्पत्तिवाद आरोपवाद कह सकते हैं, तो उसका अर्थ होगा उत्पत्ति। माटी की मूर्त रामवृक्ष वेणुपुरी की रचना है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अर्थ आपके कवियों में नहीं है, तो हित हरिवंश है वो अर्थ आपके कवियों में नहीं है, बाकी तीनों हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा ने इनकी रचना है, ये पंक्ति है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1959 इसका प्रकाशन वर्ष था। रघुवीर साई की रचना नहीं है, तो कुंटियों पर टंगे लोग सर्वश्रेष्ठ सक्सेना की रचना है, बाकी सारी रचनाएं रघुवीर साई जी की है। कोणार्क नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर जी का। विलोम किस नाटक का एक पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन है, उसमें कोई पात्र है विलोम। हजार प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास कौन सा था? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास में है? तो राग दरबारी में। शिवलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी। इनमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, तो जिंदगी नामा आपको पता है कृष्णा सोबती जी का है, बाकी सारे मृदुला गर्ग का उपन्यास है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निर्णय। प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सही क्रम लिखना था, तो मिला अंचल झूठा सच राग दरबारी तमश। मुक्ति प्रभु के उपन्यासकार कौन है? मुक्ति प्रभु के उपन्यासकार कौन है? उपन्यासकार है मोहनदास नेमिश राय, इनकी रचना है मुक्ति। हीरा डोमा द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी, किस भाषा या बोली में लिखी गई थी? तो भोजपुरी में लिखी गई थी। 117 नंबर प्रश्न है। 118 नंबर प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बहुत सारी दलित साहित्य लिखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जी की रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो मधु कंकरिया है वो। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो उपन्यास है अज्ञे जी का। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज तूफानों के बीच एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध जी की है। 123वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार है? अंजना संधीर, ये प्रवासी साहित्यकार माने जाते हैं। समास बहुलता
द्वितीय रेफ एवं टय वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना में होता है? तो ओज गुण में कटु वचन आते हैं और टय वर्णों की आवृत्ति होती है। काव्य में बिंब का कार्य है, तो काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, ये सारे काव्य के बिंब का कार्य है। 126 में है कि क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस बात से स्थापित किया? तो अभिव्यंजनावाद है क्रोचे जी का। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, और छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के झनके, किस काव्य पंक्ति में कौन सा बिंब है? तो ये सुनाई देता है, तो श्री बिंब है ये। द सीक्रेट वुड किसकी रचना है? सीक्रेट वुड रचना है T.S. एलियट की। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल जॉन गिलक्रास्ट थे। गुरुक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य कुंतक है, वो गुरुक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रंगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवन परक उपन्यास है? तो लोई का ताना, ये रंगे राघव का जीवन परक उपन्यास माना जाता है। जीवन परक उपन्यास नहीं है, जीवन परक उपन्यास नहीं है, तो मुर्दुम का टीला है, वो जीवन परक नहीं है। बाकी मानस का हंस, घंजन देवी का बेटा, ये सारे जीवन परक है। 133वां प्रश्न है, आँखों की दहलीज की रचनाकार है? मेहरुनिशा प्रवेश इनकी लेखिका है। कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो जर प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नमर सिंह और कुबेरनाथ राय, ये इनका सही क्रम होगा। 135वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो आप हुदरी, ये आत्मकथा है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयाँ हैं? तो ये सार्वनामिक विशेषण है, और वह यह है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, और वह है वो संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, वह 21वें संविधान संशोधन 1992 में इसको शामिल किया गया था तीनों को। कौन से कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो हरिदास है, वो रीतिमुक्त कवि नहीं माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि कुतुबन को माना है। पद्मावत में संसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक है वो नागमती है। 141वां प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? तो आचार्य विश्वनाथ की ये पंक्ति है। प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? तो प्रेमचंद जी की महाजनी सभ्यता साहित्य है वो निम्न माना जाता है इनका। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है, जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। तो नरक कुंड में वास, ये जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। रामवृक्ष वैनपुरी के गेहूँ और गुलाब निम्न में गुलाब है वो कला का प्रतीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुवती। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण किया गया है? तो अपना अपना भाग्य है वो कहानी है, उसमें इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे थे? तो गरुड़ जी ने काकभूषण जी से 7 प्रश्न पूछे थे उत्तरकांड में। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? तो जनमेज का नागयज्ञ है, और जयशंकर प्रसाद जी के उपनिषद काल का चित्रण किया गया इसमें। 149वां प्रश्न है कि अंजलि और श्रीपत उपेंद्र नाथ अशोक के किस नाटक के पात्र हैं? तो अंजू दीदी नाटक के इसके पात्र हैं। वही 150वां और लास्ट में प्रश्न है कि वही धन्य जो मानवई प्रणय के बाहुल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियाँ किस रचना की है? तो ये उर्वशी रचना की है पंक्तियाँ। तो आपने 150 प्रश्न देखे, 100 प्रश्न हिंदी के और 50 जीके के। तो यूनिवर्सिटी द्वारा जो आंसर की जारी की गई है वो आपको मैंने बताया।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।